बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने कल का लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। आप लोगों को कल के लेक्चर में मैंने स्पीड के बारे में बताया था, वेलोसिटी के बारे में बताया था और इसके अलावा स्पीड और वेलोसिटी जो है इन्हीं से आज हमने एक्सीलरेशन बनाना है, उसके बारे में हमने समझना है एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कंसेप्ट आता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। जो मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन करवाया है उसमें मैंने आपको डिफरेंस लेना भी बताया था कि आपने पहले इनका डिफरेंस लेना है, क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस की तरह ही आता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है वो बताना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब आप टाइम पे डिवाइड कर लेते हैं तो फिर आपके पास आ जाती है स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, जब आप डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे वो स्पीड बन जाएगा, जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। यहाँ तक आपका कंसेप्ट कल क्लियर हो चुका है। आज के हमारे जो कंसेप्ट हैं उसमें आएगा एक्सीलेशन। तो वो एक्सीलेशन जो है वो स्पीड से और वेलोसिटी से ही बनेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा वेलोसिटी डिपेंड करती है, स्पीड का नाम वो इतना नहीं लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में आप देख सकते हैं एक्सीलेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी टाइम के लिहाज से कितनी चेंज हुई है उसको हम कहेंगे वो है एक्सीलेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। आप लोगों को जो बॉयज है उनको तो पता होगा, वो गाड़ी की जो बाइक स्पीड तेज करते हैं तो जैसे ही स्पीड तेज करते हैं तो गाड़ी ज्यादा तेजी से मूव करती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो हम कहते हैं इसकी एक्सीलरेशन तेज हो गई है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। क्योंकि उसने एक्सीलरेशन बढ़ाया, स्पीड बढ़ाई है, तो सारी बात है उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई है, स्पीड जो है वो भी बढ़ गई है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज, यानी कि कितने टाइम से आपकी वेलोसिटी बदल रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं या कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, तो वो सारा कुछ आप एक्सीलरेशन को कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सीलरेशन दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये हो रहा है कि जब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। जब आपने वेलोसिटी बढ़ाई है, अपनी स्पीड बढ़ाई है, तो फिर हम कहेंगे कि क्या है, वही आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन जब आप अपनी स्पीड कम करते हैं, जैसे आपने ब्रेक लगानी होती है या रास्ते में कोई जंप वगैरह आ जाता है, आप गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं, तो जब गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है तो आप उसे बोलोगे कि वो डिसलेरेशन हो रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन कम हुआ है। ये डेफिनेशन पेपर में दोनों आ जाती हैं, डिफाइन एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों एक्सीलरेशन डिफाइन करें। तो जब वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन की पूछता है तब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बता देना है कि जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तब आप कहेंगे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। और जब वो पूछता है नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या है या डिसलेरेशन, रिटार्डेशन, ये तीनों नाम याद रखते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन, डिसलेरेशन और रिटार्डेशन, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं कि वेलोसिटी कम हुई है, ठीक है, डिक्रीज हुई है। नेगेटिव इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, उसको हम नेगेटिव तब कहते हैं जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसलेरेशन और रिटार्डेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने याद करना है, इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव वेलोसिटी के, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, और पॉजिटिव वेलोसिटी के। ठीक है, इसके बाद जो चीज आपने याद करनी है वो यहाँ पे है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो हम v के साथ i लगा लेंगे। आपको पता है वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो v होता है, वेलोसिटी को v से शो करते हैं, स्पीड को भी v से ही शो करते हैं, इन दोनों को एक ही तरह शो किया जाता है। वेलोसिटी हमारे पास v है और v का साथ में उन्होंने छोटा सा i लिखा, i का मतलब है इनिशियल, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम t, कुछ टाइम गुजरा है और टाइम का हम सिंबल रखते हैं t, वेलोसिटी इज चेंज टू vf। तो जारी बात है जब आपने गाड़ी शुरू की होती है तब आपकी वेलोसिटी थोड़ी और होती है, जारी बात है स्टार्टिंग पे इतनी तेज वेलोसिटी नहीं होती, आराम आराम से आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है। तो जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और चेंज होने से फिर वो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास उसको vf शो किया है। ओके, द चेंज इन वेलोसिटी, जब वो वेलोसिटी में फर्क आया शुरू में और एंड पे जब आप स्टॉप करने वाले होते हैं तब तक जो फर्क आता है उसे हम चेंज कहते हैं, और चेंज को शो किया जाता है डेल से। डेल v इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी कि ये आपका फॉर्मूला होगा चेंज फाइंड करने का। जब आपने किसी चीज के अंदर फर्क फाइंड करना होता है तो आप डिफरेंस करते हो, माइनस करते हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना फर्क है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमें फर्क पता चल जाएगा। जैसे अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी 10, आपने 10 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी रखी है, और जब आपने शुरू वाली वेलोसिटी थी वो 0 थी,
तो जब यू स्टार्टिंग वाला 0 है तो 0 आपने बाद में रखना है और फाइनल वेलोसिटी आपने पहले रखनी है। पहले आपकी 70 है या 50 है, उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी 5 है या 2 है, उनको माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद करनी है, दैट अकर्स इन टाइम, जो कि टाइम के लिहाज से आपकी अकर होती है, आप टाइम के लिहाज से बढ़ाते हैं, ये काम करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो चीज शॉर्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट करनी है वो आ गया, मैं आपको एवरेज एक्सीलरेशन बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है एवरेज एक्सीलरेशन। आप लोगों ने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, उसी तरह एवरेज एक्सीलरेशन भी आपको पता होना चाहिए। एवरेज का मतलब जब भी आएगा तब आपने यही समझना है कि आपने जितना भी टोटल वेलोसिटी स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक थी उसका चेंज फाइंड कर लेना है, जिसे हम डेल कहते हैं। उसको डिवाइड कर देना है टाइम के साथ, यानी कि आपने स्टार्टिंग ली है भाई 4 बजे स्टार्ट की है गाड़ी और 4:30 बजे आपने स्टॉप कर ली, टोटल आपको कितना टाइम लगा, आधा घंटा। तो यहाँ पे आपने आधे घंटे से डिवाइड कर लेना है 30 मिनट्स से। ठीक है, तो ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना आपने गाड़ी को ट्रेवल करवाया, कितनी देर आपने गाड़ी चलाई है, तो आपने 30 मिनट चलाई थी, यहाँ पे आप टाइम लिख देंगे तो वो हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। इसी तरह जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तब आपने यहाँ पे वी एवरेज लिखा था। अब यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन है तो यहाँ पे ए के साथ एवरेज ए और वी छोटा सा लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसने इसकी इक्वेशन को दूसरी तरह लिख दिया, चेंज को हम कहते हैं ना डेल, ये जो वी एफ माइनस वी आई है इसका यहाँ पे उसने चेंज को कन्वर्ट कर दिया डेल वी से। ठीक है, ओवर टी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। इसके बाद आप लोगों ने इसका यूनिट बताना है, दी एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाता है कि एक्सीलरेशन का यूनिट ऑप्शन होते हैं ए बी सी, आपने एक ऑप्शन टिक करना है और वो ऑप्शन आपका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन में यही फर्क है कि एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, उसके ऊपर -2 नहीं आएगा, -1 आएगा। इन दोनों का ये फर्क याद रखना है, वेलोसिटी में एक दफा सेकंड होता है और एक्सीलरेशन में 2 दफा सेकंड से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 दफा टाइम आ रहा है ना। आपने वेलोसिटी के बारे में देखा होगा, वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है भाई, मीटर और नीचे सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड क्यों आता है, क्योंकि हमने उसको वेलोसिटी में क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते हैं टाइम को, और एक्सीलरेशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया टाइम को और फिर दोबारा आपने को डिवाइड करना है टाइम से, तो तब आपका आ जाएगा एक्सीलरेशन। इसलिए 2 दफा हम टाइम पे डिवाइड करने हैं, तो 2 दफा की वजह से इधर स्क्वायर आ रहा है। ओके, इसके बाद एक और चीज यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है, अगर आप यहाँ से टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे उसने फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और वी आई को यहाँ पे आके प्लस कर दो, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इतना सा ये जो आपका फॉर्मूला बना है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इंशाल्लाह इसी चैप्टर में आपको मैं कवर करवाऊंगी। आप लोग प्रॉपर वीडियोस को देखते रहें तो आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी कि कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग है। अभी तक ये जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, और अभी वाला जो एक्सीलरेशन है, ये तकरीबन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद इसी एक्सीलरेशन से 2 और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में बताती हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में आता है बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कोई चीज बिल्कुल सीधी तरतीब से बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू किया और आप आराम से टाइम के साथ साथ उसको बढ़ाते जा रहे हो, ये नहीं कि कहीं पे कम करें कहीं पे ज्यादा करें। जब कोई चीज एक तरतीब से, एक रिदम से चलती है, उसको हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का होता है जब आपने तरतीब कोई नहीं रखी, बेतरतीब है, कभी आप स्टॉप कर रहे हैं गाड़ी को, कभी आप चला रहे हैं, कभी आपने स्पीड कम की है, कभी आपने ज्यादा की है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ओके, यही आपको नीचे बताने लगे हैं, इफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि जब आपका टाइम के लिहाज से आपकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट, यानी कि आराम से बढ़ रही है या कम हो रही है, कांस्टेंट है, बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर रहे, अगर आप बढ़ा रहे हो तो बढ़ाते जा रहे हो, अगर आप कम कर रहे हो तो कम करते जा रहे हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो है यूनिफॉर्म। द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ये डेफिनेशन यूनिफॉर्म की है। इसके नीचे ये वाली डेफिनेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म की है, इन्होंने इसको बोल्ड नहीं किया, हालांकि इसको भी बोल्ड करना चाहिए था क्योंकि बच्चों को फिर समझ आ जाती है ये दोनों डेफिनेशन है। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बदल रही है या दोनों, और बोथ ऑफ देम चेंज, इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी, इसको वेरिएबल एक्सीलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं। जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो आपने इसकी डिफाइन लिख देनी है
और साथ बता देना है कि भाई जब आप चेंज करते हैं वेलोसिटी या एक्सीलरेशन चेंज होता है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में और यूनिफॉर्म में डिफरेंस भी आ सकता है और ये अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं। इसके नीचे आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल ये बहुत ही जरूरी आपने करनी है क्योंकि इसी एग्जांपल से आपको न्यूमेरिकल हल करने की समझ आएगी हमने हल करने कैसे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। A plane starts running from रेस्ट, कोई भी एक एरोप्लेन है या जहाज वगैरह है उसने जीरो से स्टार्ट किया यानी कि रेस्ट से स्टार्ट किया। कोई भी चीज हो जब भी वो स्टार्ट करेगी तो रेस्ट से ही स्टार्ट करेगी। ठीक है, कोई चीज खुद ही तो उड़ती हुई नहीं ना आ जाएगी आपके पास, पहले आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जहाज पहले रेस्ट की हालत में है, रुका हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, रनवे एज शोन, यहाँ पे उसने रनवे के ऊपर शो किया। रनवे कहते हैं उस पाथ को जहाँ पे एरोप्लेन ने उड़ना होता है। ठीक है, जहां से वो टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ करने के बाद फिर उड़ेगा। ठीक है, इट एक्सीलेट डाउन टू रनवे एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, 20 सेकंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि जब उसने टेक ऑफ कर लिया तो उसने स्पीड बढ़ानी है, उसने उड़ना है तो स्पीड तो चाहिए। डिटरमाइन द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेन, तो आपने बताना है कि एरोप्लेन की एवरेज एक्सीलरेशन क्या है। तो अभी आपको एवरेज एक्सीलरेशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि एवरेज जब भी निकालनी हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, अगर आप ऊपर से एक दफा फॉर्मूला देख लें, यहाँ पे देखें जी, यही फॉर्मूला था ना एवरेज एक्सीलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। आपको इनिशियल वेलोसिटी उसने बताया है कि एरोप्लेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी उसने बताई है वो ये है 252। इन दोनों को माइनस करो और टाइम उसने बताया 20 सेकंड, 20 सेकंड पे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने इसको आपको अभी इसलिए हल करवा दिया है, पढ़ते साथ ही बता दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको समझ चुकी हूँ। आप लोग भी जब इन क्वेश्चंस को एक दो दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही सारा माइंड में रिवाइज हो जाएगा कि इसको हल कैसे करना है। अच्छा तरीका होता है आपका क्वेश्चन को याद करने का कि आप क्वेश्चन को देखते साथ ही चेक कर सको कि आपको आता है या नहीं। आपके माइंड में फौरन उसका आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में मैंने आप लोगों के लिए काफी आसानी की है। मैंने यहाँ पे गिवन डेटा टू फाइंड आउट सोल्यूशन की स्टेटमेंट दे दी है क्योंकि बच्चों ने पिछली दफा मुझे मैसेज किया था कि मैम आप स्टेटमेंट दे दिया करें, जो जो चीजें हमने लिखनी होती है, ऐसे अगर आप बोलती है तो हमसे कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है गिवन डेटा। तो गिवन डेटा का मतलब है वो चीजें जो हमें क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने खुद दी हुई है, बताई हुई है। उसने क्या बताया था, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब आपका एरोप्लेन स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई क्या है, 0। फिर फाइनल वेलोसिटी जब वो किसी जगह पे उड़ना शुरू हो गया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है, वो है 252 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि वेलोसिटी के दो यूनिट होते हैं, एक होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकंड, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बड़े यूनिट में दिया, आपको किलोमीटर पर आवर में दिया, आपने इसको कन्वर्ट करना है छोटे यूनिट्स में। ठीक है, क्योंकि छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन को हल करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, आसानी हो जाती है। क्योंकि जब भी बड़े यूनिट आएंगे तो आपने उनको छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ तो क्वेश्चन के अंदर सारे यूनिट ही वो बड़े लें तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ यूनिट्स बड़े हैं और कुछ छोटे यूनिट्स ले रहे हैं तो फिर आपने सारे यूनिट्स को इक्वली करना है। देखिए मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ कि टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, और उसने वेलोसिटी का यूनिट आर में दिया हुआ है, तो आर और सेकंड इन दोनों में फर्क है, वो घंटे हैं और ये सेकंड्स हैं। तो आप इन घंटों को भी सेकंड में चेंज करो ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज अगर इक्वल नहीं है तो आप पहले इसको इक्वल करोगे, इनके यूनिट्स को बराबर करोगे, फिर ही आप क्वेश्चन को हल करोगे। ठीक है, तो अब हमने इसके यूनिट को बराबर करने के लिए क्या किया है, किलोमीटर का मैंने आपको बताया था, किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं, तो किलो की जगह पे हम लगाएंगे 10 की पावर 3 और मीटर वैसे का वैसे रहेगा। उसी तरह पर आवर का मैंने आपको बताया हुआ था, ये डिवाइड होता है, तो डिवाइड में आर में 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 60 मल्टीप्लाई 60 हुआ। ठीक है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर इस सारे को कैलकुलेट करके आ रहा है वो है 70 मीटर पर सेकंड। बेशक आप कटिंग कर लें, बेशक आप इस पूरे को कैलकुलेटर लिख के तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा इजी होगा कि आप कैलकुलेटर से कर लें क्योंकि आप लोगों को अलाउ है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद है टाइम टेकन, कितना टाइम उसने बताया था, उसने बताया था टाइम लगेगा 20 सेकंड, तो 20 सेकंड हमने राइट किया। एवरेज एक्सीलरेशन टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन जो आपने फाइंड करना है उसको हम लिखेंगे ए और साथ छोटा सा एवरेज लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये हमने फाइंड करना है।
यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने के 2 नंबर मिल जाते हैं, जिसमें आपने गिवन डेटा और टू फाइंड लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल टोटल 4 या 5 नंबर का होता है, इससे ज्यादा नंबर का नहीं होता। अगर लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए तो होता ही 2 का है, लॉन्ग में आएगा तो 5 नंबर का या 4 नंबर का होता है। तो उसके लिए गिवन डेटा और टू फाइंड राइट करने से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। बाकी 3 नंबर आपके जो सोल्यूशन में से होते हैं, स्टार्टिंग से सोल्यूशन को लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। जब यहाँ पे यूनिट भी राइट कर लेंगे और आंसर भी राइट कर लेंगे तो 1 नंबर इसका होगा। टोटल 5 नंबर इसके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टू फाइंड मैंने आपको बता दिया। सोल्यूशन में फॉर्मूला मैंने ऊपर से ही आपको डिफाइन बता दिया था कि इसका फॉर्मूला क्या आना है। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 70 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, क्योंकि आपका एरोप्लेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। कोई भी चीज रुकी हुई है और वहां से स्टार्ट लेगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। डिवाइड बाय 20 सेकंड। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इन दोनों को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। आपका आंसर आ रहा है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कैसे आया है, एक ये -1 है और ये जो सेकंड है ये भी नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा ये भी -1 आएगा, तो दोनों -1 प्लस होके -2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट है। मैंने यहाँ पे इसलिए यूनिट राइट किया कि आपने ये यूनिट मस्ट राइट करना है। इसका आधा नंबर होता है और इस आंसर का आधा नंबर होता है, ये दोनों मिलके 1 नंबर बनाते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया है। अभी हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है ग्राफ के बारे में, और ये इस पूरे चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ में आपने तकरीबन 3-4 पेज ग्राफ के ही करने हैं, और ग्राफ में से बहुत ही ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो उनको आपने ध्यान से करना है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों का पेज नंबर मैंने 38 ओपन कर लिया है। इस पे आप लोगों को हेडिंग नजर आ रही है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ के ऊपर बताओ मोशन किस तरह की हो रही है, हरकत किस तरह की हो रही है। तो ग्राफ बनाने का मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है कि इसमें एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को आप कहते हो एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को आप कहते हो वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन में हमारे पास क्या होता है, एक्स ओ एक्स डैश, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है। उसी तरह वाई ओ वाई डैश, यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड क्वाड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसकी तरतीब यहाँ से शुरू होगी। यहाँ पे आप लिखते हो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये वो तरतीब है जो आपने याद रखनी है कि ये इसी तरह क्वाड बनते हैं। फर्स्ट क्वाड की बात की जाए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पहले पूरे खाने में या डब्बे में आप कह लो पॉजिटिव आएंगी एक्स की और वाई की वैल्यू, ठीक है। दूसरे वाले में देखें, यहाँ पे एक्स के ऊपर एक डैश लगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई तो ऑलरेडी ऊपर वाला ही है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की पॉजिटिव है। थर्ड वाले में देखा जाए तो आपने बताना है एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं थर्ड क्वाड में। फोर्थ क्वाड की बात की जाए तो एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू स्क्वाड में पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू स्क्वाड में नेगेटिव होती है। ये जो मैं अभी आपको समझाया है ये मैथ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसलिए आपको पहले इसको रीड आउट करने से पहले ही समझा दिया है, ताकि आपके जहन में ये ग्राफ खुद ही आना शुरू हो जाए कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसकी रीडिंग में क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पेपर में इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज ग्राफ। तो आप आंसर में उसकी डेफिनेशन बताएंगे, साथ आप ये बताएंगे आप ग्राफ बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी डेफिनेशन। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल कहते हैं पिक्चर है, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, इसमें कोई भी इंग्लिश की चीजें उन्होंने नहीं बोली हुई, उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसका मतलब है ये एक पिक्चर है। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये देखिए इनमें सीधी सीधी लाइन होती है ना, एक एक्स की सीधी लाइन है, एक वाई की सीधी लाइन है। तो उसने कहा है इसमें एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है और अ कर्व्ड, यहाँ तो हो सकता है कि आपका ग्राफ बिल्कुल यहाँ से सीधा बन जाए स्ट्रेट लाइन में, यहाँ हो सकता है कि एक कर्व बन जाए ऐसे, बिल्कुल इस तरह का एक कर्व बन सकता है। 2 तरह के या 3 तरह के, कई तरह के ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नाम उसने बोले हैं, स्ट्रेट लाइन या कर्व होगा, ठीक है। विच इज शोन द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम क्या ताल्लुक बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, आपको डेफिनेशन याद होगी, वो क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं हुई, ये फिजिकल है, इनको बेस क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। और इसके अलावा फिजिकल का मतलब भी होता है कि वो टचेबल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल को तो हम मेजर नहीं ना कर सकते,
तो ग्राफ के अंदर हमने वो क्वांटिटीज बतानी है जिनको आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो ये डेफिनेशन है जिसको आपने लिख के प्रैक्टिस करके याद करना है। इसके बाद आपने जो चीजें याद करनी है वो नीचे वाली लाइंस में है। ये जो अंदर वाला ब्लॉक है इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये नहीं आपने करना। इसके बाद है इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आके गिर रही है। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर आके एक लाइन गिर जाए, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। ये देखिए भाई, एक्स ओ एक्स डैश, इधर से आपने पढ़ना शुरू करना है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ये दो लाइंस होती हैं दैट आर सिलेक्टेड एज एक्स एंड वाई एक्सिस। इन दोनों नाम को आपने याद रखना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये आपने याद करना है ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ में हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लगानी होती हैं। उन लाइंस के नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो है एक्स ओ एक्स डैश एंड वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश। ओके, इसके बाद आपका जो नीचे वाला स्टेप है वो आपने याद करना है, वो ये लाइन है, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि आपने एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। ये बात बहुत ही जरूरी है, समझने वाली है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर वो वैल्यू लिखनी है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे आप टाइम को देखें, टाइम कभी भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, उसने बढ़ते ही जाना है, टाइम ने गुजर ही जाना है। आप लोगों ने काफी इसके बारे में सुना हुआ है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो टाइम जो है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है, ठीक है। जब बात आ जाती है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे आपने वो चीजें लिखनी है जो कि आजाद नहीं है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि आपकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो टाइम पे। टाइम जैसे जैसे गुजरेगा आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्या कम होगी, तो टाइम पे डिपेंड की ना स्पीड। इसी तरह डिस्टेंस की बात की जाए, फासले की, तो वो फासला भी आपका टाइम पे ही डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा उतना ज्यादा फासला बढ़ता जाएगा, ठीक है, या कम होता जाएगा। अगर आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो आपका टाइम गुजरने के साथ साथ घर की तरफ का फासला कम होगा, आप जल्दी घर पहुंचने वाले हो। लेकिन जब बात की जाए कि आपने उन चीजों का बताना है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, तो वो ज्यादातर टाइम को ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हैं और वर्टिकल लाइन पे आपने डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, उसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वो तमाम चीजें आपकी वाई एक्सिस पे आएंगी, ठीक है। तो नीचे उसने साथ एक और भी चीज बताई है, वो भी आपको रीड आउट करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आप दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी ले रहे हो, डिस्टेंस और टाइम। मैंने बताया था ना कि फिजिकल लेनी है जो आप मेजर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही मेजर हो सकता है। इनको आपने अगर ग्राफ पे बनाना है तो आप क्या करेंगे, टी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, टाइम आजाद है, वक्त किसी पे भी नहीं डिपेंड करता। इसके बाद आप क्या करेंगे, एंड एस इज डिपेंडेंट, लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करता है क्योंकि जितना टाइम गुजरेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। एंड देयर फॉर टी शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, एंड एस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस को आप हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग लोगे। ये एग्जांपल आपने याद कर लेनी है, अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, तो आप पहले इसको बताओगे कि डिपेंडेंट क्वांटिटीज का मतलब वो होता है जो चीज किसी पे डिपेंड नहीं करे उसको आप एक्स एक्सिस पे लेते हो, और जो चीज डिपेंड करती है जैसे डिस्टेंस हो गया तो वो आपने वाई एक्सिस पे लेना है, और साथ क्या आपने ड्रॉ करके बता देना है ग्राफ बना के। ओके, इसके बाद नीचे को लाइन मैंने आप लोगों के लिए मार्क की हुई है, इसको याद बेशक ना कीजिएगा, इसको समझ लें बस, ठीक है। टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, जब भी आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना होता है अलोंग एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे, वाई के ऊपर या एक्स के ऊपर, अ सूटेबल स्केल इज चूजन। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपने हमेशा एक सूटेबल स्केल लेना होता है, क्योंकि आप लोग इतने लंबे डिस्टेंस को 50 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, इसको आप ग्राफ पे तो इजीली नहीं बना सकते ना। इसको आप कंपेयर कर लेते हो अपने स्केल के ऊपर, यानी कि आपका जो रेगुलर यूज वाला स्केल है वो 10 सेंटीमीटर का होता है या 100 सेंटीमीटर का होता है, जितना भी होता है आपने उसको उससे कंपेयर कर लेना है, ठीक है। बाय कंसीडरिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि आप लेट कर लो कि आपका जो 1 किलोमीटर है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर आपने 1 किलोमीटर फासला तय किया तो उसको आप कह दो कि हमारे स्केल के ऊपर वो 1 सेंटीमीटर है। अब समझ आ गया आपको। इसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास नीचे आ जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये वाला जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपको मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूं, क्योंकि ये वाला आपको
पिछले वाले ग्राफ याद करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो मैंने पढ़ाया है, तभी आप इसको जल्दी कवर कर लोगे। तो आपको मैं टाइम देती हूँ, आपने ग्राफ की प्रॉपर डेफिनेशन, उसका सारा कुछ समझ लेना है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है। फिर हम इंशाल्लाह कल ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ करेंगे। फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छी समझ आएगी, और इसके अगले वाले भी मैं कोशिश करूंगी 3-4 ग्राफ आपको 30 मिनट के लेक्चर्स में कवर करवा दूं। अभी 25 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज।